नमस्कार दोस्तों, मैं सांडिल अनुज पथ ज्योति आईएएस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। लास्ट लेक्चर में मैंने डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स के बारे में बात किया था आपसे। डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी के बारे में प्रावधान क्या है इसके बारे में मैंने आपसे चर्चा किया था। आर्टिकल 13 के क्लास 1 एंड क्लास 2 के बारे में बात किया था। तीसरी जो डॉक्ट्रिन थी वो डॉक्ट्रिन ऑफ वेबर का कॉन्सेप्ट है। ये मैंने आपको बताया था कि डॉक्ट्रिन ऑफ वेबर का कॉन्सेप्ट जो है वो अमेरिका में प्रिवेल करता है, इंडिया में लागू नहीं है। यानी अमेरिका में कोई भी व्यक्ति जो है वो फंडामेंटल राइट्स को वेव कर सकता है, जबकि इंडिया में ऐसा नहीं है। इसके लिए मैंने आपको दो केस लॉ बताए थे। पहला बहराम खुर्शीद वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे, और जहां पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि ये जो आपके फंडामेंटल राइट्स हैं, ये राइट्स जो है नॉन ट्रांसफरेबल राइट हैं, इनएलिनेबल राइट्स हैं। किसी भी व्यक्ति को जो ये अधिकार दिए गए हैं ये उसके इंडिविजुअल इंटरेस्ट के लिए नहीं है, बल्कि यह लोक हित में या समाज हित में भी दिए गए हैं, और इसलिए कोई भी व्यक्ति अपने मौलिक अधिकारों को वेव नहीं कर सकता है। और ये बात स्पष्ट कर दें आपके यहाँ कि दो तरीके के राइट, एक तो लीगल राइट है और दूसरा जो है वो फंडामेंटल राइट। तो इंडिया में आप अपने लीगल राइट को त्याग सकते हो, उसको वेव किया जा सकता है, लेकिन ये फंडामेंटल राइट वेव नहीं किया जा सकता है। ये डॉक्ट्रिन आपकी उसी में है, आर्टिकल 13 के अंतर्गत। और एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात है आपके यहाँ आर्टिकल 13 पे है वो जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट। मैंने बताया था कि जुडिशियल रिव्यू बेसिक स्ट्रक्चर डिक्लेयर किया गया है, यानी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को ये पावर है और हाई कोर्ट्स के पास ये पावर होता है कि कोई भी एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी या लेजिस्लेचर यदि किसी लॉ को बनाता है तो उसकी वैलिडिटी को चेक करता है कि ऐसा जो लॉ है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अनुरूप है या नहीं, पार्ट 3 से इनकंसिस्टेंट है या नहीं। इस बात का जो पावर है वो जुडिशियल रिव्यू कहलाता है। यानी किसी लेजिस्लेचर के द्वारा, आपको पता है कि हमारे यहाँ सेपरेशन ऑफ पावर को, पार्शियली सेपरेशन ऑफ पावर को जो है वो अडॉप्ट किया गया है। इसका मतलब ये है कि आपके गवर्नमेंट्स के 3 ऑर्गन है, जुडिशरी है, एग्जीक्यूटिव है और लेजिस्लेचर है, और तीनों को अपने अपने क्षेत्रों में रह करके कार्य करना होता है। एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर का कार्य जो है वो लॉ बनाना है, एग्जीक्यूटिव का वर्क जो है वो उसे इन्फोर्स करना है, जबकि जुडिशरी का जो काम है वो उन्हें देखता है कि ये संविधान के अनुरूप है या नहीं। ये जो पावर उसे मिला है यही जुडिशियल रिव्यू का पावर कहलाता है। इसकी कोई कॉन्स्टिट्यूशनल डेफिनेशन नहीं है, आपके संविधान में कोई डेफिनेशन नहीं दी गई। यदि जुडिशियल रिव्यू को देखा जाए तो जुडिशियल रिव्यू जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को, संविधानवाद को ये प्रमोट करता है, ये लिमिटेशन क्रिएट करता है गवर्नमेंट्स के ऊपर और उनके ऑर्गन्स के ऊपर कि उनका जो कार्य है वो संविधान के संगत होना चाहिए, अनुरूप होना चाहिए, और जिसका एक्सप्रेस प्रोविजन जो है वो भारतीय संविधान के आर्टिकल 13 में दिया गया है। जुडिशियल रिव्यू का जो जन्म हुआ वो इंग्लैंड में हुआ था। मैं स्पष्ट कर दूं, जनरली लोग यही जानते हैं कि ये यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से आया हुआ है, मार्बरी वर्सेस मेडिसन के केस से आया हुआ है। उसके पहले जस्टिस कोक के द्वारा बोनहाम की केस में, बोनहाम्स केस 1610 में ये इंग्लैंड में ये इवॉल्व किया गया था डॉक्ट्रिन जस्टिस कोक के द्वारा, और जहां पे उन्होंने ये बताया था कि यदि ऐसा कोई लॉ बनाया जाता है जो कि व्यक्तियों के सिविल राइट के अगेंस्ट होता है तो ऐसा जो लॉ होगा वो अविधिक होगा, इल्लीगल होगा। यानी पहली बार ये जो डॉक्ट्रिन इवॉल्व की गई जस्टिस कोक के द्वारा बोनहाम्स की केस में, ये इंग्लैंड में था। चूंकि इंग्लैंड में पार्लियामेंट्री सॉवरेंटी थी, यानी संसदीय जो है सॉवरेंटी थी, संप्रभुता थी, और सॉवरेंटी का मतलब यहां पे कि पार्लियामेंट के द्वारा यदि कोई भी लॉ बनाया जाएगा तो उसे किसी अदर अथॉरिटी के द्वारा उसे चेक नहीं किया जा सकता है, उसे स्टेक डाउन नहीं किया जा सकता है। तो बोनहाम केस में जो ये डॉक्ट्रिन उनके द्वारा इवॉल्व किया वो सस्टेन नहीं कर पाई। लेकिन वर्तमान की स्थिति यदि आप इंग्लैंड में देखेंगे तो वर्तमान में इंग्लैंड में ह्यूमन राइट एक्ट पास किया गया 1998 में, जो कि यूरोपियन कन्वेंशन ऑफ द ह्यूमन राइट्स के प्रोविजंस को अपने यहां इनकॉर्पोरेट करता है। यदि ऐसा कोई लॉ जो ह्यूमन राइट एक्ट के अगेंस्ट है
उनमें बताए गए अधिकारों से असंगत है, तो ऐसी स्थिति में आज की डेट में उसकी वैलिडिटी को चेक किया जा सकता है। यानी प्रेजेंट पोजीशन देखें तो इंग्लैंड में भी जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट जो है वो आ चुका है। चूंकि अमेरिका जो था वो इंग्लैंड की कॉलोनी थी और प्रिवी काउंसिल जो है हाईएस्ट अपीलेट कोर्ट हुआ करती थी किसी भी कॉलोनीज की, तो ये प्रिवी काउंसिल जो है वो इस डॉक्ट्रिन को यूज किया करती थी अपने केसों में। और यहां इंग्लैंड से ये जो डॉक्ट्रिन है वो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में जाती है, जहां पे मार्बरी वर्सेस मेडिसन की केस में जॉन मार्शल के द्वारा पहली बार इसे लागू किया गया, अमेरिका में इसे लागू किया गया। और जॉन मार्शल ने इसे जुडिशरी एक्ट जो 1789 में पास किया गया था उसके द्वारा सुप्रीम कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन को एनहांस किया गया था, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन से असंगत था और जिसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया गया मार्बरी वर्सेस मेडिसन की केस में। और ये माना गया कि ये जुडिशियल रिव्यू जो है पहली बार यहां पे आया है। वहां पे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में ऐसे और भी बहुत सारे केसेस थी। आर्टिकल 6 देखोगे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की, तो सुप्रीमेसी क्लाज के बारे में बात करता है और ये स्पष्ट करता है आर्टिकल 6 सुप्रीमेसी क्लाज। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में 7 आर्टिकल्स हैं और 6वां जो आर्टिकल है वो सुप्रीमेसी क्लाज के बारे में बात करता है। सुप्रीमेसी क्लाज स्पष्ट करती है कि ऐसा कोई भी लॉ जो जनरल लॉ है और वो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है तो वह अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया जाएगा। ये सुप्रीमेसी क्लाज जो है वो सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को मेंटेन करती है और सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो जुडिशियल रिव्यू के पावर को इंपावर करता है। और ये जब आर्टिकल 3 पढ़ोगे तो आर्टिकल 3 में यह स्पष्ट किया गया है कि सारे जो पावर होंगे जुडिशियल रिव्यू के वो सुप्रीम कोर्ट में निहित होंगे। तो दो प्रोविजन जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में ये थे, सुप्रीमेसी क्लाज और सुप्रीम कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन की बात आर्टिकल 3 एंड आर्टिकल 6 और मार्बरी वर्सेस मेडिसन जॉन मार्शल। फिर हमने अपने यहां इस कॉन्सेप्ट को इवॉल्व किया, यानी जब हमने अपना भारतीय संविधान जो है लिखा तो आपके आर्टिकल 13 के अंतर्गत मैंने जैसा कि लास्ट लेक्चर में आपको स्पष्ट किया था कि आर्टिकल 13 का क्लास 1 एंड क्लास 2 जो है ये स्पष्ट करता है कि कोई भी ऐसा लॉ जो कि इस कॉन्स्टिट्यूशन के पहले है और कॉन्स्टिट्यूशन के लागू होने के बाद से उसे एक्सप्रेसली यदि रिपील नहीं किया गया है, तो ऐसे लॉ का यदि कोई भी प्रोविजन या उसका कोई भी पार्ट जो है आपके फंडामेंटल राइट से असंगत होगा तो वह उस सीमा तक वाइड हो जाएगा। यानी इस बात को चेक कौन करेगा? ऐसा जो लॉ है इसकी वैलिडिटी चेक कौन करेगा कि वेदर इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉट, वेदर इट इज इन कंसोनेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट, वेदर इट इज कंसिस्टेंट विद द फंडामेंटल राइट्स और नॉट। ये जो वैलिडिटी इसकी चेक करेगा वो जुडिशरी करेगा। किस पावर के द्वारा किया जाता है? कि जुडिशियल रिव्यू के द्वारा ये किया जाता है। और आर्टिकल 13 का क्लास 1 इस बात के लिए आपकी सुप्रीम कोर्ट को जो है वो इंपावर करती है। क्लास 2 कहता है कि स्टेट जो है वो ऐसा कोई लॉ नहीं बनाएगा। और मैं आपसे बताता हूं अक्सर कि जब भी आप स्टेट की बात करोगे तो आर्टिकल 12 देखोगे और लॉ की बात करोगे तो आर्टिकल 13 का क्लास 3 देखोगे आप, 3A। वहां पे 8 बातें जो बताई गई हैं वो लॉ के बारे में बताई गई हैं। कोई भी ऑर्डिनेंस है, कोई ऑर्डर है, कोई रूल है, कोई बायलॉज है, कोई नोटिफिकेशन है, कोई भी यूसेज एंड कस्टम हैविंग द फोर्स ऑफ लॉ। इसका मतलब, और स्टेट में मैंने आर्टिकल 12 बताया था कि जो स्टेट्स है वो ऐसा कोई लॉ नहीं बना सकता है जो कि आपके पार्ट 3 से इनकंसिस्टेंट होगा, और यदि है तो उस सीमा तक वो बात शून्य हो जाएगी। यानी इस बात को कौन देखेगा, इस बात को रिव्यू कौन करेगा? तो आपके सुप्रीम कोर्ट और ऑनरेबल हाई कोर्ट्स जो है वो इस बात की चेक करेंगे कि ऐसा। तो जुडिशियल रिव्यू जो है इट इज अ चेक एंड बैलेंस। ये चेक एंड बैलेंस है जो कि हमारे स्टेट्स के ऑर्गन्स के ऊपर क्या करता है, ये चेक एंड बैलेंस क्रिएट करता है। यानी एग्जीक्यूटिव ऑर्गन्स जो है उसके द्वारा ऐसा कोई भी कार्य नहीं किया जा सकता है जो फंडामेंटल राइट्स के वायलेटिव हो। जो लेजिस्लेचर के द्वारा ऐसा कोई लॉ नहीं बनाया जा सकता है जो आपके फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट हो। यदि बनाया जाता है तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट
अपने इस पावर के द्वारा उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर सकता है। जुडिशियल रिव्यू का जो बेसिस है वो 3 है। पहला जो है वो पहला सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। पहली चीज जो है, जो बेसिस है जुडिशियल रिव्यू का, जो आधार है, जो सिद्धांत मैं बात कर रहा हूं, बेसिस, द बेसिस ऑफ द जुडिशियल रिव्यू, ये क्या है? पहली चीज तो सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कॉन्स्टिट्यूशन ही क्या होगा, वो सुप्रीम होगा और यही उसकी सुप्रीमेसी को मेंटेन करना, ये आधार देता है जुडिशियल रिव्यू का। और दूसरा जो बेसिस है वो है आइडिया ऑफ द लिमिटेड गवर्नमेंट, आइडिया ऑफ द लिमिटेड गवर्नमेंट, यानी सीमित शासन। जो भी आपके ऑर्गन्स होंगे गवर्नमेंट्स के, वो लिमिटेड स्फीयर में रहते हुए काम करेंगे। मैंने आपसे बताया कि जुडिशियल रिव्यू का जो बेसिस है वो पहला सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, दूसरा जो है वो कौन सा है, और तीसरी बात जो है वो स्पष्ट करता है कि हमारी जो सुप्रीम कोर्ट होंगी, इट इज अ फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड गार्जियन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। मैं इसलिए आपको कहता हूं कि आर्टिकल 13 जो है वो क्या है, आपका टीथ गार्ड ऑफ द फंडामेंटल राइट्स है, वॉच डॉग ऑफ द फंडामेंटल राइट्स है, ये सेंटिनल ऑफ द फंडामेंटल राइट है, बिकॉज ऑफ द कस्टडियन, बिकॉज ऑफ द गार्जियन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। यानी यदि ऐसा कोई लॉ बनाया गया है जो कि आपके फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट होगा, तो बाय दिस पावर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स जो है वो उसके वैलिडिटी को चेक करेंगे और उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करेंगे। और इसके लिए जो बेसिस है वो पहली चीज क्या है, सुप्रीमेसी, यानी कॉन्स्टिट्यूशन क्या होगा, सुप्रीम होगा। यानी इस पावर के द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रीमेसी को क्या किया जाता है, मेंटेन किया जाता है। दूसरा, आइडिया ऑफ द लिमिटेड गवर्नमेंट, यानी गवर्नमेंट्स और गवर्नमेंट के जो ऑर्गन्स हैं वो अपने लिमिटेड स्फीयर में, अपने जुरिसडिक्शन में रहते हुए कार्य करें, ये मेंटेन करता है, चेक एंड बैलेंस कॉच करता है। और तीसरा, ये फाइनल इंटरप्रेटर एंड गार्जियन ऑफ द, ये जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन है उसका फाइनल इंटरप्रेटर है, गार्जियन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स है। इसका मतलब यदि किसी भी विधि के द्वारा या किसी भी एग्जीक्यूटिव एक्शन के द्वारा यदि फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन किया जाएगा तो उसे क्या डिक्लेयर किया जाएगा, अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया जाएगा। बोलो भैया, ये बात कहां बताई गई है, ये पावर इसको कहां मिला हुआ है, आर्टिकल 13 के क्लास 1 एंड क्लास 2 में एक्सप्रेसली ये बात आपसे मेंशन की गई है। ठीक है, इसका जो डायमेंशन है, यानी ये बेसिस, तो मैंने आपको 3 चीजें बता दी। पहली चीज तो सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, दूसरी चीज आइडिया ऑफ लिमिटेड गवर्नमेंट है, तीसरा जो सुप्रीम कोर्ट होती है वो आपकी क्या होती है, गार्जियन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स है। और इस चीज को मेंटेन करने के लिए वो क्या करती है, जुडिशियल रिव्यू के पावर को यूज करती है। जुडिशियल रिव्यू एक्सप्रेसली मेंशन किया गया है आपके कॉन्स्टिट्यूशन में, यस और नो। अब डायमेंशन ऑफ द जुडिशियल, इसका स्कोप क्या है, तो पहली चीज, इंश्योर द फेयरनेस इन एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन, ये एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन में फेयरनेस हो इस बात को इंश्योर करता है। यानी जुडिशियल रिव्यू जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन, जो एग्जीक्यूटिव फंक्शन है उसमें फेयरनेस हो इस बात को इंश्योर करता है। दूसरा, इट इंश्योर द फंडामेंटल राइट्स एंड अदर राइट्स ऑल्सो, ये इंश्योर करता है आपके फंडामेंटल राइट्स को, यानी आर्टिकल 32 के अंतर्गत वो फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करता है, 2 to 6 के अंतर्गत फंडामेंटल राइट्स एज वेल एज अदर राइट्स को इंश्योर करता है। ये पहला डायमेंशन मैंने आपको क्या बताया, पहला डायमेंशन मैंने आपको बताया इंश्योर द फेयरनेस ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन। दूसरी चीज मैंने आपको बताया कि इंश्योर द राइट्स, इंश्योर द राइट्स, फंडामेंटल राइट्स अंडर द आर्टिकल 32, फंडामेंटल एज वेल एज द लीगल राइट्स अंडर द 2 to 6। और तीसरा जो है ये लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंसी को क्या करता है, क्रिएट करता है, लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंसी को चेक करता है अंडर द आर्टिकल 246। यानी ये आपने देखा कि आपके यहां 7th शेड्यूल में 3 लिस्ट दी गई हैं, एक तो यूनियन लिस्ट है, दूसरी जो है स्टेट लिस्ट है, और तीसरी क्या है, कॉन्करेंट लिस्ट है। यानी स्टेट जो है वो स्टेट लिस्ट पर लॉ बनाएगा, पार्लियामेंट जो है वो यूनियन लिस्ट पर लॉ बनाएगा, और स्टेट और पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर और पार्लियामेंट कॉन्करेंट लिस्ट पर दोनों साथ साथ कानून बनाते हैं। यानी उसकी कॉम्पिटेंसी है या नहीं उस पर लॉ बनाने के लिए, इस बात को जो चेक किया जाएगा वो कौन चेक करेगा, आपकी सुप्रीम कोर्ट,
आपके सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट इस बात को क्या करता है, चेक करेगा। इसका मतलब कि जो लेजिस्लेचर कॉम्पिटेंसी है वो भी क्या किया जाएगा, चेक किया जाएगा। तो तीन चीजें इंश्योर की गई है इसके द्वारा। इसका जो डायमेंशन है वो आपके फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट कर रहा है या लीगल राइट्स को प्रोटेक्ट करता है। दूसरा जो है एडमिनिस्ट्रेटिव फेयरनेस को इंश्योर करता है और तीसरा लेजिस्लेचर की कॉम्पिटेंसी को चेक करता है, ये जुडिशियल रिव्यू। बोलो भैया, इतनी बात क्लियर हो गई आपकी? नहीं हुआ? हो गया। तो जुडिशियल रिव्यू के कुछ लिमिटेशंस भी होंगे। जुडिशियल रिव्यू के लिमिटेशंस क्या है? कुछ एक्सप्रेस लिमिटेशंस है और कुछ इंप्लाइड लिमिटेशंस है। लिमिटेशन, इंडिया हैज अ फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन। इंडिया के पास कैसा कॉन्स्टिट्यूशन है? फेडरल है। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है विच कीप द मैनी पावर्स एज वेल एज इंपोज द रिस्ट्रिक्शंस अपॉन देम। ठीक है ना? ये क्या करता है आपका फेडरल और रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है और जो लिखित में सारे शक्तियों को क्या करता है, देता है। द लिमिटेशन अपॉन जुडिशियल रिव्यू कैन बी, ठीक है, क्लासिफाइड। पहला जो है वो क्या एक्सप्रेस है, क्या है? द सब्जेक्ट मैटर ऑफ 9th शेड्यूल कैन नॉट बी रिव्यूड बाय द जुडिशरी। यानी इनिशियली ये 9th शेड्यूल में जो भी बातें हैं वो स्पष्ट तौर पे मना कर दी गई थी कि उनका जुडिशियल रिव्यू नहीं किया जा सकता है। बोलो भैया, ये कब तक की कंडीशन थी आपकी? ये कब तक की कंडीशन थी? ये केशवानंद भारती तक की कंडीशन थी। कब तक थी? केशवानंद भारती। यानी एक्सप्रेसली इसे क्या किया गया था, बार किया गया था। बोलो बेटा, एक्सप्रेसली बार किया गया था। किसको? 9th शेड्यूल को। यानी जो आपका फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके 9th शेड्यूल को जोड़ा गया था उसमें यह बता दिया गया था कि ऐसी स्थिति में इसका जुडिशियल रिव्यू नहीं किया जा सकता है। एक्सप्रेस बार था। बोलो। और इसी के बाद मैंने आपको बताया था कि 10th शेड्यूल जोड़ी गई एंटी डिफेक्शन के लिए और एंटी डिफेक्शन का जो पैरा 7 था वो भी एक्सप्रेसली बार करता था जुडिशियल रिव्यू को। लेकिन कंडीशन देखिए जरा, यहां पे इसका डेवलपमेंट आप देखें तो केशवानंद की केस आती है 1973 में। कब आई? केशवानंद की केस में जुडिशियल रिव्यू को बेसिक डॉक्ट्रिन डिक्लेयर किया गया। यह आधारभूत संरचना के तौर पर माना गया। इसे डिप्राइव नहीं किया जा सकता है। कोर्ट्स के इस पावर को छीना नहीं जा सकता है। इसका मतलब वो क्या कर सकता है, उसका जुडिशियल रिव्यू कर सकता है। और ये जो 9th शेड्यूल की बात जहां पे एक्सप्रेसली उसे बार किया गया था, IR कोहेलो वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु के केस में मैंने आपको बताया था। IR कोहेलो की केस में यह स्पष्ट तौर पर बता दिया कि केशवानंद भारती के केस के बाद, केशवानंद की भारती के केस के बाद से जितने भी लॉ आपके 9th शेड्यूल में डाले गए हैं उनका जुडिशियल रिव्यू पॉसिबल है। बोलो भैया, यानी ये प्रोस्पेक्टिवली लागू होगा। डिक्लेयर कब हुआ? केशवानंद की केस में। केशवानंद का केस कब आया है? 1973 में। और यह स्पष्ट किया गया कि 1973 के बाद से यदि कोई लॉ यदि आपके 9th शेड्यूल में डाला जाएगा तो ऐसी स्थिति में उसका जुडिशियल रिव्यू किया जा सकेगा। यस और नो? तो ये एक्सप्रेस बार किया गया था। और इंप्लाइड बार क्या है इसका जुडिशियल रिव्यू का? जहां पे इंप्लाइडली से बार किया गया है तो कैन नॉट, जुडिशियल रिव्यू कैन नॉट बी पॉसिबल सुओ मोटो। इसे क्या नहीं किया जा सकता है? किसी भी प्रोविजन को सुओ मोटो जुडिशियल रिव्यू नहीं किया जा सकता। ये इंप्लाइड बार है। और दूसरा, डज नॉट अप्लाई इन अ पॉलिसी मैटर्स। यानी जुडिशियल रिव्यू जो है वो पॉलिसी के मैटर में नहीं लागू किया जाता है। ये इंप्लाइड है। और एक्सप्रेस कहां पे? 9th शेड्यूल की में बताया गया था। इंप्लाइड कहां पे है? जो मैंने आपको बताया कि सुओ मोटो किसी मामले का ये जुडिशियल रिव्यू नहीं करेगा। इसका मतलब ये ऐसे मामले को लेके आना पड़ेगा कोर्ट के सामने। और दूसरी कंडीशन जो बताया था आपको मैंने आपको, दूसरी कंडीशन, डज नॉट अप्लाई इन अ पॉलिसी मैटर। तो पॉलिसी मैटर्स पर जुडिशरी जो है अपने आप को रिस्ट्रेन करती है, उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं करेगी। बोलो बेटा। अच्छा, इसके जो है जस्टिफिकेशन क्या है? जुडिशियल रिव्यू का जस्टिफिकेशन जो है वो क्या है? कहता है कि जुडिशियल रिव्यू इज एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग द सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। जुडिशियल रिव्यू के बारे में और उसके पक्ष में क्या बातें की जाती है, क्यों जस्टिफाई किया जाता है? क्यों? क्योंकि ये सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को क्या करता है? मेंटेन करता है। क्योंकि जब आपने देखा था कि आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है। कैसा कॉन्स्टिट्यूशन है? फेडरल। और फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन में 5 कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने आपको बताए थे।
5 लक्षण। पहला लक्षण कौन था? सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। दूसरा जो है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। तीसरा जो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। चौथा जो है इंडिपेंडेंस जुडिशरी। और पांचवा जो था वो रिजिडिटी था। 5 कैरेक्टरिस्टिक्स में पहला जो लक्षण था वो सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कैसे मेंटेन हो पा रही है? बाय द वे ऑफ जुडिशियल रिव्यू। ये क्या हुआ? उसकी सुप्रीमेसी को क्या करता है? मेंटेन करता है, और इसलिए ये जस्टिफाई किया जाता है। दूसरा जो है, इट इज एसेंशियल फॉर चेकिंग द पॉसिबल मिसयूज ऑफ द पावर ऑफ द लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव। ये चेक एंड बैलेंस को क्रिएट करता है। जुडिशियल रिव्यू क्या कर रहा है? चेक एंड बैलेंस को क्रिएट करता है। इसका मतलब कि जो गवर्नमेंट्स के आपके आर्गन है, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर, इन्हें अपने स्फीयर में रह करके काम करना है। बोलो भैया, यदि इनके द्वारा अपने स्फीयर के बाहर जाकर के ऐसा कोई कार्य किया जाए जिससे कि फंडामेंटल राइट का वायलेशन है, उसे क्या डिक्लेयर कर दिया जाएगा? अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया जाएगा। इसका मतलब लिमिटेड गवर्नमेंट्स, कैसी गवर्नमेंट? लिमिटेड, लिमिटेशन होना चाहिए। जस्ट क्रिएट द कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। ये क्या क्रिएट कर रहा है? तो पहला जो मेंटेन करता है वो किसको मेंटेन कर रहा है? सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। दूसरा जो जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट जो मेंटेन कर रहा है वो किसको मेंटेन कर रहा है? चेक एंड बैलेंस एंड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को प्रमोट कर रहा है। एंड दैट्स व्हाई इट इज जस्टिफाइड। ये जस्टिफिकेशन इसका दिया जाता है। बोलो भैया। एंड जुडिशियल रिव्यू इज आल्सो टू प्रोटेक्ट द राइट, फंडामेंटल राइट्स ऑफ द पीपल। क्योंकि जुडिशियल रिव्यू जो है ये क्या इंश्योर करता है? आपके फंडामेंटल राइट्स एज वेल एज द लीगल राइट्स। इसलिए जस्टिफाइड है ये डॉक्ट्रिन आपकी। क्यों इसे इनकॉर्पोरेट किया गया है? क्यों ये आपके लिए महत्वपूर्ण है? व्हाट इज द सिग्निफिकेंट एंड व्हाट इज द जस्टिफिकेशन? ठीक है, फॉर द जुडिशियल रिव्यू। यदि आपसे ऐसी कोई बात पूछे तो आपको यह बताना होगा कि इसकी वजह से सुप्रीमेसी मेंटेन होती है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। दूसरी चीज, इससे कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या होता है? प्रमोट होता है। चेक एंड बैलेंस कॉज कर रहा है, और लिमिटेड गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट देता है कि जो ऑर्गन्स है वो अपने स्फीयर में रह करके कार्य करें। यस और नो? अगेन, इट इज ऑल्सो द इंपॉर्टेंट टू सिक्योर द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। ये क्या करता है? इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, यानी जुडिशरी की निष्पक्षता को क्या करता है? और उसके इंडिपेंडेंसी को मेंटेन करता है। कितना इंपॉर्टेंट डॉक्ट्रिन है आपकी ये वाली, कि कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रीमेसी को मेंटेन किया। दूसरी चीज क्या किया इसने? कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को मेंटेन किया, प्रमोट किया। और तीसरा, फंडामेंटल राइट्स को क्या कर रहा है? आपके प्रमोट कर रहा है। और इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इज ऑल्सो द कैरेक्टर ऑफ द फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन। बोलो, द पॉसिबिलिटी ऑफ द एब्यूज ऑफ दिस पावर इज अ वेरी लेस बिकॉज सेवरल चेक एंड बैलेंस। यानी जो भी पॉसिबिलिटी ऑफ द मिसयूज ऑफ द पावर है एग्जीक्यूटिव के द्वारा और किसके द्वारा? अदर ऑर्गन्स के द्वारा, अदर अथॉरिटीज के द्वारा, उन्हें क्या करता है? उन्हें चेक एंड बैलेंस कॉज करता है। एंड दैट्स व्हाई इट इज जस्टिफाइड एंड व्हाई दिस डॉक्ट्रिन इज इवॉल्व्ड एंड व्हाई दिस डॉक्ट्रिन इज डेवलप्ड इन एक्सप्रेसली इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। ये बात क्लियर हो गई आपकी? तो इसके कुछ क्रिटिसिज्म भी होने चाहिए आपके। ठीक है, तो इसका क्रिटिसिज्म क्या है? द क्रिटिक्स क्लेम दैट जुडिशियल रिव्यू इज अनडेमोक्रेटिक। जुडिशियल रिव्यू जो है वो क्या है? अनडेमोक्रेटिक कॉन्सेप्ट है। क्यों? क्योंकि जो भी पार्लियामेंट है आपकी, या स्टेट लेजिस्लेचर है, इलेक्टेड गवर्नमेंट्स जा करके गई है, चुन करके भेजी गई है आपके रिप्रेजेंटेटिव्स, यदि उनके द्वारा ऐसा कोई लॉ बनाया जाता है तो उसे क्या किया जा रहा है? स्टक डाउन किया जा रहा है। तो ये अनडेमोक्रेटिक। इसका मतलब नॉन इलेक्टेड ऑर्गन्स जो है वो इलेक्टेड ऑर्गन्स के द्वारा यदि बनाए गए किसी कानून को क्या कर रहा है? समाप्त कर, स्टक डाउन कर रहा है। तो कुछ लोगों का कहना है कि ये क्या है? अनडेमोक्रेटिक है। क्या है? द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डज नॉट क्लियरली डिस्क्राइब द सिस्टम ऑफ द जुडिशियल रिव्यू। ठीक है, इसका प्रोसीजर क्या होगा जुडिशियल रिव्यू का? इसके लिए ऐसा कोई प्रक्रिया विहित नहीं किया गया है। ठीक है, एंड देयर मे बी द एरा ऑफ द जुडिशियल टायरनी एंड दैट समटाइम्स जुडिशियल रिव्यू वो क्या हो जाती है? जुडिशियल टायरनी हो जाती है, आपके न्यायिक तानाशाह पैदा हो जाती है। और ये आप देखते हैं कि जुडिशियल और एग्जीक्यूटिव में कहीं कहीं पे आपको कंफ्लिक्ट ये दिखता होगा। तो आप जरा देखिए कि ये जुडिशियल रिव्यू के बारे में आपका कॉन्सेप्ट था। ठीक है, 1950 में आपका सुप्रीम कोर्ट जो है गठित होता है। 1950 में जो है आपकी संविधान लागू होती है। 1950 में सुप्रीम कोर्ट को गार्जियन डिक्लेयर किया गया है। और उसके बाद से इनके कुछ प्रोविजंस हैं। आप देखिए, पहली बार जो इसे लाया गया, स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस बीजी राव, स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस बीजी राव की केस में यह स्पष्ट किया गया, इन द वेरी फर्स्ट केस ऑन द जुडिशियल रिव्यू, ये पहली केस थी जो जुडिशियल रिव्यू के बारे में बात किया गया था। जस्टिस पातंजलि शास्त्री ऑब्जर्व दैट आवर कॉन्स्टिट्यूशन
contain the express provision for the judicial review of the legislation। यानी जस्टिस पतंजलि शास्त्री ने यह पहली बार स्पष्ट किया कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक्सप्रेस प्रोविजन किया गया है जुडिशियल रिव्यू के बारे में, और ये कहां बताई गई? बीजी राव वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास के केस में। ठीक है, बीजी राव। दूसरा जो केस आता है ए.के. गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास, ये मैं डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी में बता रहा था कि ये प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट के सेक्शन 14 को चैलेंज किया गया था कोर्ट में और जिसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया गया था। ठीक है, और किसके द्वारा किया गया था? ये जुडिशियल रिव्यू के कॉन्सेप्ट के द्वारा इसे किया गया था। अगेन जो है केशवानंद भारती के केस में पहुंचते पहुंचते जुडिशियल रिव्यू के कॉन्सेप्ट को जो है वो क्या कर दिया गया? बेसिक डॉक्ट्रिन इसे डिक्लेयर कर दिया गया। जुडिशियल रिव्यू इज द बेसिक डॉक्ट्रिन। और अगेन मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में इट वाज ऑब्जर्व्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट दैट द क्लॉज ऑफ आर्टिकल 31C as introduced by the 42nd amendment which requires to take away the power of the judicial review were unconstitutional। मिनर्वा मिल्स में 31C को क्या डिक्लेयर किया गया? अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया गया बाय द वे ऑफ जुडिशियल रिव्यू। किसके द्वारा? जुडिशियल रिव्यू के द्वारा। अब एक दूसरी बात आती है जो जुडिशियल एक्टिविज्म के बारे में बात करती है। जुडिशियल एक्टिविज्म, जुडिशियल एक्टिविज्म क्या है? सामान्यतः कि जब जुडिशरी जो है अपने स्फीयर में, मैंने आपसे बताया कि आपके यहां सेपरेशन ऑफ पावर है। सेपरेशन ऑफ पावर में एग्जीक्यूटिव अपना काम करेगी, लेजिस्लेचर अपना काम करेगी और जुडिशरी अपना काम करेगी। यानी जब जुडिशरी के द्वारा अपने स्फीयर के बाहर जाकर के, अपने क्षेत्राधिकार के बाहर जाकर के एक्टिवली फॉर द पर्पज ऑफ प्रोवाइड द जस्टिस टू द सोसाइटी, और वहां के लोगों को न्याय उपलब्ध कराने के लिए यदि अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर के एक्टिवली यदि कार्य किया जाता है, दैट इज द जुडिशियल एक्टिविज्म। ये क्या कहलाता है? आपका जुडिशियल एक्टिविज्म कहलाता है। देयर इज ऑल्सो नो डेफिनेशन सो फार, अभी तक इसकी कोई डेफिनेशन नहीं है। सामान्यतः मैंने आपसे बताया सेपरेशन ऑफ पावर, ये सेपरेशन ऑफ पावर 3 लोगों की बात करता है। बोलो भैया, ये एग्जीक्यूटिव है, अपने स्फीयर में रह के काम करो, लेजिस्लेचर अपने स्फीयर में रह करके, जुडिशरी जो है वो अपने स्फीयर में रहे। हमने सेपरेशन ऑफ पावर जो है वो पार्शियली क्या किया है? पार्शियली अडॉप्ट किया है, नॉट इन ए स्ट्रिक्ट सेंस। हमारे यहां स्ट्रिक्ट सेंस में क्या नहीं है? सेपरेशन ऑफ पावर नहीं है। तो मैं आपसे ये कह रहा हूं कि जब जुडिशरी अपने स्फीयर से बाहर, कहां? ये इसका क्षेत्राधिकार है, और इस क्षेत्राधिकार के बाहर जाकर के, इसका मतलब दूसरे के स्फीयर में जाकर के कैसा काम करती है? एक्टिवली काम कर रही है। कैसे काम कर रही है? एक्टिवली कार्य करती है। और किस लिए कार्य कर रही है? टू प्रोवाइड द जस्टिस। ये क्या करना है? प्रोवाइड द जस्टिस। बोलो बेटा, न्याय उपलब्ध कराने के लिए यदि ऐसा कार्य करती है। मैं आपसे बता रहा हूं कि जुडिशरी जो है वो क्या है? आपकी गार्जियन है, फाइनल इंटरप्रेटर है। फंडामेंटल राइट्स को जो गार्ड कर रही है वो कौन कर रहा है? वो आपके जुडिशरी यानी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट इस बात को क्या कर रहा है? तो जब किसी के साथ न्याय नहीं हो पाया है तो ऐसी स्थिति में ये अपने क्षेत्राधिकार से बाहर निकल करके एक्टिवली वर्क करके क्या करती है? उन्हें न्याय उपलब्ध कराती है। यही क्या है? आपका जुडिशियल एक्टिविज्म कहलाता है। क्या कहलाता है? जुडिशियल एक्टिविज्म कहलाता है। बोलो भैया, तो मैंने आपसे बताया कि इसके बारे में कोई डेफिनेशन है नहीं आपके पास। अच्छा, जुडिशियल एक्टिविज्म का रीजन क्या है? कारण क्या है? जुडिशियल एक्टिविज्म आया क्यों? तो इसके पीछे कुछ महत्वपूर्ण कारण है जिसके द्वारा ये एक्टिविज्म जो है वो पैदा हुआ। पहली चीज जो है वो आपका कौन सा है? फेथ इन अ जुडिशरी। इसका मतलब मैंने आपको बताया कि लॉर्ड डेनिंग कहते हैं कि यदि आपको कहीं पे भी विश्वास करना है तो लोगों का जो विश्वास है वो कहां पे है? जुडिशरी में। तो अपने इस कॉन्फिडेंस को, अपने इस फेथ को मेंटेन करने के लिए जुडिशरी जो है वो जुडिशियल एक्टिविज्म को फॉलो करती है, टू मेंटेन इट्स कॉन्फिडेंस। लोगों में ऐसा विश्वास बना रहे इसके लिए क्या करती है? वो जुडिशियल एक्टिविज्म करती है। द फर्स्ट वन इज द कॉन्फिडेंस इन अ जुडिशरी। इस बात को, इस धारणा को, इस कॉन्सेप्ट को आपके मन में बनी रहे इसके लिए जुडिशरी जो है वो क्या कर रही है? जुडिशियल एक्टिविज्म को फॉलो करती है। द रीजन नंबर 1। सेकेंड जो है वो आपका अल्पसंख्यकों के हित के बारे में, माइनॉरिटीज इंटरेस्ट यदि अफेक्ट हो रहा है, यदि उनके साथ न्याय नहीं होता है तो कोर्ट क्या कर सकती है? जुडिशियल एक्टिविज्म अक्सर ये करती है। फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए जुडिशरी जो है जुडिशियल एक्टिविज्म को फॉलो करती है। ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए जुडिशरी जो है वो जुडिशियल एक्टिविज्म को फॉलो करती है। अगेन
एनवायरमेंटल राइट्स जो है, एनवायरमेंटल राइट्स का जो विकास हुआ है उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए जुडिशरी जो है वो क्या कर रही है, जुडिशियल एक्टिविज्म को फॉलो करती है। दीज आर द रीजंस एंड ग्राउंड्स बाय व्हिच दिस डॉक्ट्रिन वाज इवॉल्व्ड। बोलो भैया, ये मैं आपसे जो बता रहा हूं जुडिशियल एक्टिविज्म का जो कॉन्सेप्ट है, और जुडिशियल एक्टिविज्म जो पैदा हुआ है, अगेन आप और देख लीजिए कि कार्यपालिका के पास जब वो अपने फंक्शन में फेल्योर कर गई है, यानी आपकी जो मैकेनिज्म है वो क्या कर चुकी है, फेल कर चुकी है। लेजिस्लेचर जब अपने कामों में करने में क्या हो चुका है, फेल कर चुका है, तो ऐसी स्थिति में यहां पे जुडिशियल एक्टिविज्म फॉलो किया जाता है। इट मींस देयर इज अ डेथ ऑफ लॉ, देयर इज नो लॉ, देयर इज नो एनी प्रोविजन फॉर सर्टेन थिंग्स। तो ऐसी स्थिति में ऐसे जुडिशरी के द्वारा क्या किया जा रहा है, जुडिशली एक्टिविज्म को फॉलो किया जा रहा है और उसके लिए लॉ क्रिएट किया जा रहा है। मैं आपको इसके कई एग्जांपल बताऊंगा। तो पहली चीज मैंने आपको जो बताया वो क्या बताया है जुडिशियल एक्टिविज्म में, द फर्स्ट थिंग इज अ कॉन्फिडेंस टू मेंटेन एंड बिल्ड अ फेथ एंड कॉन्फिडेंस, ठीक है, अमंग द पीपल्स टुवर्ड द जुडिशरी, पहली चीज है। दूसरी चीज जो है माइनॉरिटीज के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, अगेन जो है वो फंडामेंटल राइट को इंश्योर करने के लिए जुडिशियल एक्टिविज्म को क्या कर रही है, और ह्यूमन राइट्स को, एनवायरमेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए जुडिशरी जो है जुडिशियल एक्टिविज्म को फॉलो करती है। बोलो भैया, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए, ठीक है ना। कोलिजन गवर्नमेंट भी जो है वो जुडिशियल एक्टिविज्म का एक कारण है, ठीक है। यदि आपसे पूछे कि व्हाट इज द रीजन, ठीक है, जुडिशियल एक्टिविज्म जो है, तो उसका एक रीजन जो है वो कोलिजन गवर्नमेंट थी। मैं आपसे बता रहा हूं कि जो कोलिजन गवर्नमेंट होती है वो किसके बारे में बात करेगी, वो अपने इंटरेस्ट के बारे में बात करती है, अपने सरकार के जो है मेंटेन करने के बारे में बात करती थी। यानी जब कई पार्टियों के द्वारा मिलकर के यदि गवर्नमेंट्स को बनाया जा रहा है तो हर पार्टियां अपने इंटरेस्ट में काम कर रही हैं। किस पर काम कर रही हैं, इसका मतलब वहां पे नेशनल इंटरेस्ट जो है वो अफेक्ट हो रहा है। यानी ऐसी गवर्नमेंट के द्वारा जो वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट है वो क्या होता है, अफेक्ट होता है। और ऐसी स्थिति में जुडिशरी को एक्टिवली आगे आकर के वन स्टेप अहेड आकर के क्या करना होता है, उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करना होता है, उन्हें जस्टिस प्रोवाइड करना होता है, और इसलिए भी वो क्या करती है, जुडिशियल एक्टिविज्म को फॉलो करती है। क्लियर हुआ। तो मैंने आपको जो ग्राउंड्स बताए, पहला ग्राउंड्स क्या बताया, कॉन्फिडेंस बताया, दूसरा जो है कोलिजन गवर्नमेंट है, तीसरा जो है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, पांचवा जो है फंडामेंटल राइट्स है, फिर उसके बाद ह्यूमन राइट्स है, फिर उसके बाद फेल्योर ऑफ द अदर ऑर्गन्स, ठीक है। यदि जो वो ऑर्गन्स हैं जिनका जो वर्क था यदि वो नहीं कर पाए हैं, एग्जीक्यूटिव का काम क्या है, लॉ को इन्फोर्स करना, लेजिस्लेचर का काम क्या है, लॉ को बनाना, यदि ये मैकेनिज्म काम नहीं कर पाई, यदि ये सिस्टम काम नहीं किया, तो ऐसी स्थिति में जुडिशरी जो है वो अपने फेथ को बिल्ड करने के लिए, विश्वास को बनाए रखने के लिए क्या करता है, उसके कार्य को करता है, ठीक है ना। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल बेटा विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, ठीक है। विशाखा में जो गाइडलाइंस इशू की गई थी बिकॉज देयर वाज नो लॉ, ठीक है, वर्किंग वुमेन्स का जो सेक्सुअल हैरेसमेंट हो रहा था, ऐसी स्थिति में आपके पास कोई लॉ नहीं था, तो जुडिशरी जो है एक गाइडलाइन इशू करा अपने उस केस में, जो कि ऑबिटर था, जो कि बाइंडिंग था, जो कि फॉलो किया गया हर वो एस्टैब्लिशमेंट पर, ठीक है। यदि आपके पास लॉ होता, यानी लेजिस्लेचर के द्वारा यदि उस पर कानून बनाया गया होता, तो जुडिशरी का रोल नहीं होता वहां पे। चूंकि कोई लॉ लेजिस्लेट नहीं किया गया था, इसलिए जुडिशरी को आगे आकर के क्या करना पड़ा, लॉ बनाना पड़ा। इसी तरीके से अभी आप देखिए पैसिव यूथनेसिया का जो कॉन्सेप्ट आया हुआ है, यानी एक लाज आपके पास गाइडलाइन है कि पैसिव यूथनेसिया जो है वो आपके यहां क्या की जाएगी, दी जाएगी, लेकिन उसके लिए जो गाइडलाइंस हैं वो अभी जो चल रही हैं वो किसकी हैं, आपकी जुडिशरी के द्वारा, जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में और अरोड़ा रामचंद्र शानबाग वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में जो गाइडलाइन इशू किया है वो अभी भी क्या की जा रही है, फॉलो की जा रही है। इसका मतलब कि लेजिस्लेचर जो है वो अपने काम को करने में असफल हुआ है, फेल्योर हुआ है ये, तब ऐसी स्थिति में उसे क्या करना हो रहा है, लॉ को। इसी तरीके से आप देखिए कि एनवायरमेंटल लॉ पर, यानी पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल आप देख लो, बोलो भैया, पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल्स जो आया था इन्वायरो लीगल एक्शन की केस में कि पॉल्यूटर्स जो होगा वो क्या करेगा, वही पे करेगा। दिस प्रिंसिपल, दिस डॉक्ट्रिन वाज इवॉल्व्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, बाय द जुडिशियल एक्टिविज्म। यदि आपने ये लॉ बना दिया होता कि पॉल्यूटर्स ही पे करेगा, तो ऐसी स्थिति में यहां पे जुडिशरी का रोल नहीं होता। तो जब आप अपने एक्शन में क्या हो गए, आपने फेल कर गए, तो वहां पे जुडिशियल एक्टिविज्म
आ जाता है और ये ग्राउंड्स है जहां पे जुडिशियल एक्टिविज्म जो है वो अपने इस एक्टिविज्म को कैसे इंश्योर करता है, किस पावर से, वो जुडिशियल रिव्यू से आता है। तो जुडिशियल रिव्यू एक क्या है, जीनस है, और जुडिशियल एक्टिविज्म क्या है, उसका एक स्पेसीज है। बोलो भैया। अच्छा, इसके कुछ क्रिटिसिज्म भी है, और वो क्रिटिसिज्म क्या है? जुडिशियल एक्टिविज्म को कभी कभी जुडिशियल टायरनी भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? जुडिशियल टायरनी भी बोला जाता है, जुडिशियल टेररिज्म भी बोला जाता है, जुडिशियल ओवररीच भी बोला जाता है। यानी ये डिफरेंट वर्ड्स हैं जो इनके बारे में स्पष्ट किए जाते हैं। ठीक है, कि जुडिशियल एक्टिविज्म इज द जुडिशियल टेररिज्म। तो कभी कभी जुडिशरी जो है वो एक्टिवली काम करती है, तो यह माना जाता है कि ये क्या पैदा कर रही है? न्यायिक आतंकवाद। जुडिशियल ओवररीच, ये जुडिशियल ओवररीच कर रही है। जुडिशियल टायरनी क्रिएट कर रही है, यानी न्यायिक तानाशाह पैदा कर रही है। ठीक है, तो ये इसके क्रिटिसिज्म है जो जुडिशियल एक्टिविज्म के बारे में स्पष्ट किए गए हैं, जुडिशियल एक्टिविज्म के क्रिटिसिज्म के तौर पर। ठीक है, ऐसे बहुत सारी केसेस हैं आपके जो जुडिशियल एक्टिविज्म पर की गई हैं। ये हम लोग जब कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे तो वहां के केस लॉ के थ्रू आपको बताएंगे कि कहां पे जुडिशरी जो है वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करके ऐसे लॉज को बनाई है और कैसे जुडिशियल एक्टिविज्म को फॉलो करा। देखिए, दो डॉक्ट्रिन इवॉल्व किया गया था जुडिशरी के द्वारा, एक तो जुडिशियल एक्टिविज्म को और दूसरा जो है जुडिशियल रिस्ट्रेंट को। जुडिशियल रिस्ट्रेंट और दूसरा क्या है? जुडिशियल एक्टिविज्म। यानी जुडिशरी कुछ ऐसे मामले हैं जहां पे अपने आप को क्या कर लेती है? रिस्ट्रेंट कर लेती है, यानी डॉक्ट्रिन ऑफ जुडिशियल रिस्ट्रेंट का कॉन्सेप्ट को फॉलो करती है। और वो जो मामले होते हैं आपके पॉलिसीज के मैटर होते हैं, यानी कोई भी लॉ बनाना है, कोई भी स्कीम बनानी है, कोई भी आपकी पॉलिसीज बनाता है, तो ऐसी पॉलिसीज के मैटर पर जुडिशरी अपने आप को क्या करती है? रिस्ट्रेन कर लेती है। बोलो बेटा। और इसका एक बेहतर उदाहरण अभी हाल ही में आप लोग देखेंगे जो सेम सेक्स मैरिज के बारे में बात किया है। इट इज अ मैटर ऑफ द पॉलिसी, पार्लियामेंट जो है उसके बारे में लॉ बनाएगी और जुडिशरी ने अपने आप को क्या कर लिया? रिस्ट्रेन कर लिया। ऐसा कोई गाइडलाइन इश्यू नहीं करा उसमें, और ये स्पष्ट कर दिया कि ये कैसा मामला है, पार्लियामेंट का जुरिस्डिक्शन है, और पार्लियामेंट उसके बारे में लॉ बना करके इस बात को डिक्लेयर करेगी। तो आप ये दोनों डॉक्ट्रिन देखिए, जुडिशियल रिस्ट्रेंट क्या है? अपने आप को लिमिटेड करती है, और दूसरा जुडिशियल एक्टिविज्म जो है वो अपने जुरिस्डिक्शन से बियॉन्ड जा करके वो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रही है, और फॉर द पर्पज ऑफ प्रोवाइडिंग द जस्टिस, बिकॉज द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स, ये सुप्रीम कोर्ट्स क्या है? आपके गार्जियन है। चलो, तो भैया यदि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक करिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस कॉन्सेप्ट के साथ चलना है, और जब भी आगे जब हम केस लॉज पढ़ेंगे, आगे आर्टिकल्स के प्रोविजन पर चलेंगे, तो हम आपको और आगे इस बात को स्पष्ट करेंगे। थैंक यू।